चैप्टर नंबर 2 में आपका नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है? जैसे हम कोई ठोस सब्सटेंस लें, पदार्थ लें और उसको एक निश्चित वाटर यानी किसी सॉल्वेंट में घोल दें, तो उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या डिफाइंड किया गया है? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा यानी जैसे 100 ग्राम में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि विलेयता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो आपको ध्यान है कि भाई यहाँ पर जो कारकों में पहला है वो है विलेय और विलायक की प्रकृति यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जो यौगिक होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, एक होता है आयनिक जैसे NaCl और एक होता है सेसेजक जैसे चीनी, सुक्रोज कहते हैं इसको। अब ये दोनों ही पानी में घुल जाते हैं, लेकिन आप अन्य सेसेजक की बात करो तो वो वाटर में नहीं घुलते। तो इसकी वजह क्या है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय नेचर के होते हैं और ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जैसे जल में घुल जाएंगे। और जो अध्रुवीय नेचर के होते हैं, सेसेजक यौगिक अध्रुवीय होते हैं और अध्रुवीय विलायक जैसे किस में घुल जाएंगे? बेंजीन में। तो यहाँ पर एक सिद्धांत अप्लाई होता है, प्रिंसिपल लागू होता है कि समान समान को घोलता है। सिद्धांत के अनुसार जो आयनिक नेचर के ठोस होते हैं वो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और जो सेसेजक ठोस होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, इस तरह से। अब आगे जाएंगे तो 2 एनर्जी आपने पढ़ी है इसमें, एक है आपकी जालक ऊर्जा और एक है आपकी जलयोजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। जैसे NaCl एक सॉलिड है, 1 मोल है और इसको इसके गैसीय आयनों में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल ठोस को उसके गैसीय आयनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं जी? जालक ऊर्जा। आगे जाएंगे तो जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? आयनों के जलयोजित होने पर ये गैसीय आयन बने और वे एक्वस में बदल जाए, Na एक्वस गैसीय आयनों में बदल जाए, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जैसे Na+ और Aq और Cl- Aq एक्वस में बदलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। तो ये आप पहले से पढ़ के आए हैं कि जिन आयनिक यौगिकों की जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, ग्रेटर देन ज्यादा होती है किससे? जालक ऊर्जा से, वो आसानी से जल में घुल जाते हैं। कुछ यौगिक और होते हैं जो जैसे I2 है, सल्फर है, ये अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड में मिले होते हैं। आगे बात करते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस पर। तो टेम्परेचर के बेस पे आपने पढ़ रखा है कि भाई जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 टाइप होती हैं, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। यानी हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कोई विलेय को किसी विलायक में घोल रहे हैं और घोलने पर क्या रेस्पॉन्स आए, ये तो उसमें ऊर्जा जैसे ΔH यानी विलेय को विलायक में मिलाने पर अर्थात विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, तो आपने एक ली चैटरले प्रिंसिपल पढ़ा है, लासातिलीय नियम के अनुसार अभिक्रिया विपरीत दिशा में जाती है यानी उसकी विलेयता क्या होगी जी? घटेगी। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्माक्षेपी होते हैं उनका विलयन बनने का जो प्रोसेस है ऊष्माक्षेपी होता है। लासातिलीय सिद्धांत के अनुसार उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी जी? घटेगी, विलेयता घटती है। दूसरा होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में सब जानते हैं एनर्जी क्या होती है? ये एब्जॉर्ब होती है। इसलिए जिन पदार्थों की विलयन बनने की प्रोसेस कैसी होती है? ऊष्माशोषी होती है, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है जी? बढ़ती है। कुछ एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे Li2CO3 Na2CO3 इन्हें पानी में डालेंगे तो ये कौन सी प्रक्रिया में आते हैं? ΔH बराबर इनके लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इनकी विलेयता क्या हो जाती है जी? घट जाती है, कमी आती है। दूसरे और कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है इसमें NH4Cl NaCl, इन्हें जल में डालेंगे तो इनकी जो विलयन बनने की जो प्रोसेस है वो ऊष्माशोषी है और इनके लिए ΔH जो होता है वो कैसा होता है जी? पॉजिटिव होता है। तो इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी जी? बढ़ेगी। केमिस्ट्री में अपवाद तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसे कुछ यौगिक भी मौजूद हैं जिनकी विलेयता घटती भी और बढ़ती है। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है ग्लूवर साल्ट, Na2SO4 10H2 की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक 32.4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है जी? बढ़ती है और फिर क्या होती है? घटती है। इसका कारण क्या है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर इसमें जो जल है Na2SO4 10H2 ये बाहर निकल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है और इसकी विलेयता जो होती है वो क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। आपका इसमें नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है आपका इसमें गैसों की द्रव्य विलेयता। अभी तक आपने पढ़ा कि किसी ठोस को द्रव्य में घोला जाता है
तो उसकी विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला था विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी जो आयनिक नेचर के होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, और जो सहसंयोजक नेचर के होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में होते हैं। दूसरा पढ़ा था ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में दो थे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यानी किसी विलयन के बनने की प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है तो उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है जी, घटती है, और ऊष्माशोषी है तो उसकी विलेयता क्या होगी जी, बढ़ेगी। रही बात इसकी कि भाई दाब का क्या प्रभाव होता है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह से आप देखते हैं गैसों की द्रव्य में विलेयता, तो हम सब जानते हैं भाई जैसे ऑक्सीजन O2 है वो ब्लड में भी घुलती है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनवाती है, और जल में भी घुली होती है। तो कोई ना कोई गैस किसी न किसी विलायक में कम या मात्रा में घुली होती है। इसे किसके द्वारा दिखाया जाता है, अवशोषण गुणांक। तो इसको क्या कहते हैं, एक घन सेंटीमीटर जल में घुली हुई गैस का क्या, ये घन सेंटीमीटर में आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अल्फा से लिखते हैं इसे। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं, तो पहला आता है इसमें गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति में आपको पता होगा भाई गैसें कैसी प्रकृति रखती हैं, जैसे HCl है, जल में डालोगे, इसमें जल मिला दो जल, तो क्या होगी, ये टूट जाएगी, H+ और Cl-। अब NH3 है, इसकी क्रिया करा दो जल से, तो क्या बन जाएगा, NH4OH। तो जो गैसें जल से क्रिया करें या जल में क्या होती है, आयनित हो जाए, उनकी विलेयता अधिक होती है। इसलिए HCl अधिक विलेय होती है जल में, और अमोनिया भी जल में अधिक विलेय है। अमोनिया जल से क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl H+ एक्वस और Cl- एक्वस। कुछ गैसों के लिए आपके यहाँ पर अवशोषण गुणांक दे रखा है। सबसे ज्यादा विलेयता किसकी, NH3, फिर HCl, SO2, H2S और कौन, SO2। आगे बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट आता है विलायक की, यानी सॉल्वेंट की नेचर। विलायक आप ऑलरेडी जानते हैं, दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय नेचर की जो गैस होगी वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होगी, और अध्रुवीय नेचर की गैस जो होगी वो अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होगी। जिसमें आप देखते हैं कि आपसे पूछा भाई HCl बेंजीन की तुलना में जल में अधिक विलेय क्यों होती है, जल में अधिक विलेय क्यों होती है, तो आप जानते हैं कि HCl जो होता है उसमें क्या होता है, ये H+ और कौन, Cl-, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये क्या है, ध्रुवीय होती है HCl, इसलिए ये जल में ज्यादा विलेय होती है, क्योंकि बेंजीन जो है वो अध्रुवीय विलायक है, जबकि जल क्या है जी, ध्रुवीय है। आप आगे देखेंगे तो ताप का प्रभाव। तो गैसों को जल में घुलना क्या है जी, ऊष्माक्षेपी है, प्लस ऊष्मा लिख सकते हो, यानी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे CO2 + H2, H2CO3 और निकलता है। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गई। पीछे भी पढ़ा है कि भाई ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होंगी तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, घटती है। जैसे कोई बदबूदार पानी है, हम उसे बॉईल कर दें तो उसमें जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकल जाएगी, फिर उसमें बदबू नहीं आएगी। परंतु कुछ गैसें होती हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। जैसे H2HE गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इनका जल में घुलना जो है वो कौन सा प्रोसेस है, ऊष्माशोषी प्रोसेस है। बाकी इसी में आगे अभी आप पढ़ेंगे हेनरी लॉ। लोगों को विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में है दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव का जो एक्सप्रेशन दिया है वो हेनरी नामक साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए क्या पढ़ते हैं इसको, हेनरी नियम। इसे कई तरह से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि भाई स्थिर ताप कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर को हमें एक बार ही मतलब कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा, इसमें द्रव में घुली हुई, यानी किसी आयतन में, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर उपस्थित जो भी गैस होगी वो क्या करेगी, उपस्थित गैस की दाब के कैसा होता है, समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है और उसमें हमने पानी भर लिया, तो उसमें O2 भी है। सपोज करो कि हम उस पर प्रेशर लगाते थे हाथों से, तो उसका क्या होगा, ये कण जो है गैस के घुले हुए जो ऊपरी सतह पर होंगे वो अंदर क्या कर जाएंगे, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या होगा कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए क्या कहा गया, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर उपस्थित गैस की दाब के समानुपाती होती है। इसमें शर्त रहती है कि क्या हो, साम्य स्थापित हो। मात्रा को m से लिख रहे हैं, दाब को किससे लिख रहे हैं, P से, तो m समानुपाती P, m बराबर क्या है, KH, उनके नाम से है, H का मतलब हेनरी है, KH। तो इसमें m जो हो गई गैस की मात्रा हो गई, P गैस साम्य पर क्या हो गया, गैस का दाब हो गया, दाब, और KH जो हो गया वो आपका हेनरी कांस्टेंट हो गया, हेनरी स्थिरांक हो गया। इसमें जाएंगे तो दूसरी परिभाषा जो है वो आपकी मोल भिन्न के रूप में है, कि मोल भिन्न आपने पीछे पढ़ रखी है भाई, कि मोल भिन्न के रूप में कैसे इसे परिभाषित किया गया। तो वो 1 नंबर डेफिनेशन थी। 2 नंबर
वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P विलयन में गैस के मूल अंश या मूल भिन्न x के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसे आप देखेंगे तो m समानुपाती P, सॉरी x समानुपाती P और x बराबर क्या है k डैश, एक नया स्थिरांक P, और k डैश बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा x अपॉन P। अब इनमें दोनों स्थिरांक जो होते हैं इनमें एक रिलेशन होता है KH और k डैश में। तो वो क्या है कि KH और k डैश एक दूसरे के कैसे है जी, व्युत्क्रमानुपाती। तो KH 1 अपॉन k डैश और k डैश की वैल्यू क्या है x अपॉन P। तो क्या हो जाएगा KH बराबर 1 अपॉन x अपॉन P, P कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो KH इक्वल P अपॉन x और P इक्वल क्या हो गया जी KH x, KH को हटा दें तो क्या हो गया P समानुपाती क्या हो गया x हो गया। यानी गैस का जो वाष्प अवस्था में क्या होता है आंशिक दाब होता है वो उसके मूल भिन्न के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब इनमें क्या है, ग्राहिक आरेख खींचा जाए तो ये दोनों समानुपाती है, तो P और x या m ले लो, एक में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। आगे जाते हैं तो इसमें देखते हैं भाई, जैसे O2 घुली हुई है जल में, तो क्या इनके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो समान ताप पर गैसें जो होती हैं उनके लिए KH का मान भिन्न होता है। जैसे N2 है उसके लिए KH का मान अलग है और O2 है उसके लिए अलग है। NCERT में एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ठंडे जल में और गर्म जल में जीव जंतुओं का रहना, जीवन यापन करना कहाँ आरामदायक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि ताप में वृद्धि से KH का मान बढ़ता है, सॉरी KH का मान घटता है, और KH और इसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई KH और इसमें क्या संबंध है कि KH 1 अपॉन x, x कौन है, घुली हुई गैस की मात्रा। जब KH का मान बढ़ेगा तो घुली हुई गैस की मात्रा क्या होगी, घटेगी। ताप में वृद्धि से KH का मान क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और घुली हुई गैस की मात्रा क्या होगी जी, घटेगी। इसलिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में जलीय जीवन जो होता है वो कैसा रहता है, आरामदायक रहता है। इसके कुछ एप्लीकेशन बनते हैं, कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। आप जानते हैं गर्मियों में या सर्दियों में हम पेप्सी वगैरह बोतल लेते यूज करते हैं तो ठंडे पेय पदार्थ कहलाते हैं, और सोडा वाटर भी होता है। इसमें कौन सी गैस बनी घुली हुई होती है, CO2। तो CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं जी, ढक्कन को उच्च दाब पर बंद करते हैं जिससे गैस उसमें घुल जाए। तो कहने का मतलब दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है जी, बढ़ जाती है। शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो बाह्य दाब क्या हो जाता है, कम, और अंदर का दाब कैसा हो जाता है, ज्यादा। तो इसलिए घुली हुई गैस कहाँ निकलती है, बाहर, इसलिए हमें बुलबुले दिखाई देते हैं। आगे जाएंगे तो इसमें एक वर्ड है एनाक्सिया। भाई एनाक्सिया क्या होता है, तो इसका मतलब है पहाड़ों से। जैसे हम समुद्र तल या अपनी जमीन तल की तुलना में कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो O2 जो होती है वो क्या हो जाती है, O2 का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसकी सांद्रता कम होने लगती है। सांद्रता कम होने लगती है तो वहाँ रहने वाले लोगों और जो भी पर्वतारोही होते हैं, आरोही होते हैं, उनके क्या ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो पर्याप्त रूप से सोच नहीं पाते, उनकी ब्रॉड माइंड सोच नहीं रहती। ऐसे लक्षणों को क्या नाम दिया गया, एनाक्सिया। यहाँ एक वर्ड है वेंट्स। ये कहाँ होता है, गोताखोर। आप जानते हैं सभी गोताखोर जो होते हैं समुद्र में जाते हैं तो उनके पास वायु का एक गैस के लिए एक सिलेंडर होता है सांस लेने के लिए। तो जैसे ही नीचे जाएंगे तो पानी का तल बढ़ेगा, तल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, O2 के साथ N2 भी चली जाती है, जिसकी विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो क्या होगा, बाह्य दाब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और घुली हुई गैस कहाँ निकलती आएगी, बाहर निकलेगी। तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है तेजी से बाहर आती है, तो क्या है, ब्लड के थक्के आ जाते हैं, नाक से खून आ जाता है, और ऐसी स्थिति को क्या नाम दिया गया, बेंड्स नाम दिया गया है। इससे बचने के लिए ये दुर्घटना जब पहले हुई तो उसका सॉल्यूशन दिया गया। भाई आजकल ऐसा नहीं होता कि इसमें अब जो गैसीय सिलेंडर गोताखोर ले जाते हैं उसमें ये रेशियो रखते हैं, 56.2% कौन, नाइट्रोजन, और 31.2% कौन, ऑक्सीजन, और 11.7% कौन, He हल्की होती है जो आराम से चली जाती है और बाहर निकल जाती है, इसलिए वो दुर्घटना नहीं होती। इस तरह से इसमें आगे जो आता है वो एक पॉइंटर आता है कि भाई हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो सीमाओं में यही बताया गया भाई ये जब भी लागू होता है जब कंडीशन हो, ताप जो है, टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए, और प्रेशर जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और विलयन कैसा हो, डाइल्यूट हो, यानी विलायक की तुलना में घुली हुई गैस की मात्रा बहुत कम हो, और गैस का संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना, यानी कोई गैस हम किसी विलायक में घोलें तो उसका न तो वियोजन होना चाहिए और न ही संयोजन होना चाहिए। इन स्थितियों में ही
हेनरी नियम जो होता है वो लागू होता है।